अच्छो, आज का वीडियो सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल वालों के लिए है जो अपने लास्ट एग्जाम के अंदर में अनसक्सेसफुल रहे और अब ये स्ट्रैटेजी वीडियो शायद उन्हें हेल्प कर सकता है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अगर आपकी ये वैल्यू ऐड कर दे तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया रिजल्ट्स किस तरीके से आए। सीएमए इंटर के रिजल्ट हाईली पैथेटिक थे, बहुत ही टफ। एज फार एज सीएमए फाइनल इज कंसर्न वो इतने वाव नहीं थे पर ठीक थे, पर मैं कहूंगा कि हाँ चलो वो भी इतने ठीक नहीं थे। नाउ व्हाट नेक्स्ट का सवाल हमेशा से रहता है। देखिए कभी भी कोई एग्जामिनेशन फेल होने के बाद या अनसक्सेसफुल होने के बाद सबसे पहले ये सोचिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यार अब बस खत्म हो गया, मैंने अटेम्प्ट दे दिया, मेरे से नहीं हो रहा है, या शायद ये कोर्स मेरे लिए बना ही नहीं है। नहीं, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। अटेम्प्ट हमको भी लगे हैं, हमारे भी अटेम्प्ट लगे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्जामिनेशन आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज में अनसक्सेसफुल होते हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड गो इज लुक एट द पर्पस। आप किस पर्पस से यहां आए थे, क्या वो पर्पस पूरा हो चुका है? द आंसर इज नो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? किस मकसद से आपने इस चीज को चालू की थी, है ना? ऐसा तो होगा ना कि यार आप जब भी कोई चीज करने जाएंगे तब डिफिकल्टी जरूर आएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। सिर्फ ये एक एग्जाम की बात थोड़ी ना, लाइफ में बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जहां बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, एंड जस्ट बिकॉज यू कैनॉट डू इन दैट वन गो, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, आप उसको कर नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज शांति से सोच करके पर्पस को रिकॉल कीजिए कि क्यों हमने ये चीज को चालू किया था। यस, अब आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट कि जब हम ये समझ लिए कि ठीक है अब हमारे पास कोई पर्पस है, यार पर्पस कुछ भी हो सकता है आपका। सेकंड चीज आती है आपका एनालाइजेशन। अब ये एनालिसिस आपका करना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्पेशली मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो आपका ये एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली दिक्कत आ रही है राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर में। आई मीन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है लेकिन आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी ही नहीं, जिसके कारण आपको क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उन लोगों का कंसेप्ट पढ़ा हुआ होता है, एक के जगह दो दो तीन तीन बार पढ़ा हुआ होता है, तो बच्चे को ऐसा लगता है यार मैं तो मेरा 100% दे रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। सर दिक्कत है राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर में। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस बराबर से नहीं करते तो आप पेपर में वो नहीं लिख सकते जो इंस्टीट्यूट को चाहिए। अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए जो आप चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट को वो देना होगा जो वो चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी नहीं है, जिसके कारण आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा। आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। कुछ लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस हुई है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आई मीन टू से, एक बार उन्होंने पढ़ लिया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करते हो कहीं ना कहीं वो अटक जा रहे हैं, है ना? चलो एक आध बार समझ में आता है, एक दो बार समझ में आता है, राइट? आप हर बार कर रहे हो और आप हर बार कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला इशू। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो मैं कहूंगा जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, उस सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक लीजिए या अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कीजिए। ये सही तरीका है उस चीज को करने का। तीसरा होता है आप पेपर कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं, ये एक और दिक्कत है। इसका मतलब क्या है? मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था, आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जम रहा था, लेकिन आप पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ भी 100 से नीचे या फॉर दैट मैटर 95 से नीचे सॉल्व करते हैं, ये गलत है एक्सपेक्ट करना कि एटलीस्ट 40 तो आ जाएंगे। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी ना कि यार एटलीस्ट 40 तो आ ही जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज हमारे प्रोफेशंस में ये कहा जाता है एट 40 यू आर पास, एट 49 यू आर फेल। हाँ, आप करके देख लीजिए, एट 40 यू आर पास, एट 49 यू आर फेल। आप अगर 3 ग्रुप का एक पेपर दे रहे हैं, 4 ग्रुप का एक पेपर दे रहे हैं, 49 49 49 49 भी आते हैं तो आप फेल ही होते हैं, क्योंकि एग्रीगेट कंप्लीट नहीं होता। ये मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे नहीं होगा। तो नॉट एबल टू कंप्लीट में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में आपको कंप्रेस करना पड़ेगा टाइमिंग्स को। किस जगह पे कंप्रेस किया जा सकता है? सॉल्यूशन को तो सर जितना टाइम लगता है उतना लगता ही लगता है, क्वेश्चन रीडिंग टाइम। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये नहीं अंडरस्टैंड करते। मैं आगे भी थोड़ा सा बताऊंगा कि क्वेश्चन रीडिंग अगर आपने सही ढंग से करी तो आपका टाइम बच सकता है। कैसे, वो समझाऊंगा आगे के पॉइंट पे। तो इन लोगों को अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को स्पीड करना होगा, थोड़ा सा टाइम राइटिंग में कंप्रेस करना होगा, थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन रीडिंग में कंप्रेस करना होगा, एंड दे विल गेट थ्रू इट। एंड चौथा आता है पेपर का फियर। कई बच्चों का ये सब ओके है लेकिन पेपर का फियर इतना हो जाता है, एंजाइटी इतनी हो जाती है कि वो पेपर ही नहीं लिख पाते। इस चीज को लड़ने के लिए क्या करें? मल्टीपल पेपर्स दे। आप पिछले 5-10 अटेम्प्ट के पेपर को निकाल लीजिए, रेलेवेंट क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सॉल्व करके देखिए टाइम बाउंड मैनर के अंदर में, है ना? क्योंकि कई बच्चों का ये सब कुछ ओके है लेकिन उनका दिक्कत है कि वो पेपर में जाकर डर जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो इसका मतलब है आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज दीजिए, आप टाइम बाउंड मैनर के अंदर पेपर को सॉल्व कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एग्जाम फियर भी खत्म हो जाएगा।
तीसरा सिचुएशन, अब आपने क्या करना चाहिए, एक बार आपको समझ में आया कि गड़बड़ कहां हो रही है, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को रिबिल्ड करना चाहिए। आपको एक डे वाइज प्लान को डिवाइस करना चाहिए। इस डे वाइज प्लान के अंदर में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए कुछ गड़बड़ जो सब करते हैं, गड़बड़ नंबर पहला कि मैं एक ही दिन में एक सब्जेक्ट लेके बैठूंगा और इसका सब कुछ कंप्लीट करूंगा। एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तुमसे, है ना, क्योंकि वी आर ह्यूमंस और हमारी टेंडेंसी, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, एक सब्जेक्ट को 2.5 घंटा या 3 घंटे से ऊपर हमने नहीं लेना चाहिए। इस 2 से 2.5 घंटे को भी आपको वेल डिजाइन करना होगा, दैट इज 1 आवर ऑफ लर्निंग। अगर आपने पूरे क्लासेस किए तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सब भूल जाते हो, आपको सिर्फ फटाफट फटाफट रीड करना चाहिए, है ना। तुम लर्न करने के पीछे चले जाते हो, ये नहीं करना है। आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम राइटिंग पे होना चाहिए, राइटिंग 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 राइटिंग। तो आपको डिवाइस प्लान डिवाइस करना है, 3 से 4 टॉपिक वहां पे आपको क्या करने हैं, रखने हैं। दूसरा, कुछ चीजों के लिए आपको अमेंडेड क्लासेस लेनी पड़ेगी। अब मैं अगर डायरेक्ट एक्सेस की बात कर लूं तो आपको अब अमेंडेड क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने दिसंबर 24 लिया था तो वो अब आपके कोई काम की नहीं है, वो बुक्स भी आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंस एक्ट बदल चुका है। आपका फाइनेंस एक्ट अब 2024 आपको लागू हो चुका है। तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की वापस से क्लासेस लेनी पड़ेगी, रेगुलर या फास्ट ट्रैक एज द केस में भी। अभी जैसे रिसेंटली हमारा फास्ट ट्रैक चल ही रहा है, फाइनल का भी एंड इंटर का भी, आप वो ले सकते हैं। यस, तो इससे आपका 30 डेज के अंदर में अमेंडमेंट वाली क्लासेस हो जाएगी। यशवंत मंगल सर ने आईडीटी के लिए सेम काम किया है, तो इससे आपकी अमेंडेड क्लास हो जाएगी। और जब आपकी अमेंडेड क्लास होगी तो आपको काम पड़ेगा। तो सर क्या पुरानी बुक से नहीं चलेगा? देखिए अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट्स में नहीं चलता, स्पेशली जब फाइनेंस एक्ट बदल जाता है, नहीं चलता। बहुत जगह दिक्कत आती है। देखने को ये लगता है कि यार अमेंडमेंट एक ही जगह हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस अमेंडमेंट का क्रॉस इंपैक्ट मल्टीपल जगह हुआ होता है, जो आपको क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। तीसरा आता है मोर फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और कहने के लिए 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, वापस से रफ के अंदर में सॉल्व करने होंगे, थ्योरी के आंसर राइटिंग पॉइंट लिखने होंगे। देखो आपका जो आंसर राइटिंग पॉइंट है और इंस्टीट्यूट का जो आंसर राइटिंग पॉइंट है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। मोर रिविजन ऑफ थ्योरी। थ्योरी में लेयरिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, जो अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, इनके साथ वो क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते, एक बार रट लेते, उनको लगता हो गया काम खत्म, चलो मेरे को आ रहा है इसका जवाब। नहीं होता। थ्योरी एक ग्रेवी की तरह है, जिसको मल्टीपल लेयरिंग करनी पड़ती है। आपने आज पढ़ा, आपको कल एक बार वापस से ऊपर ऊपरी पढ़ना पड़ेगा, एक हफ्ते बाद जाकर के फिर से उसको रिकॉल करना पड़ेगा आंसर राइटिंग पॉइंट को। तो पहली बार आप उसको पढ़ लो, दूसरी बार इसके आंसर राइटिंग पॉइंट कर लो, तीसरी बार उसको पढ़ लो। जैसे अब हमारे केस में हमने डीटी के चार्ट रिविजन्स अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप चार्ट रिविजन्स के थ्रू एक बार फटाफट रिवाइज कर दो। हमने क्लास के अंदर में ऑडियो रिविजन्स दिए हैं सारे सीएमए फाइनल वालों को, तो आप उसको एक बार क्या कर लो, चेक कर लो। तो इससे आपको मल्टीपल लेयरिंग में हेल्प होगी और थ्योरी बहुत अच्छे से रिकॉल हो पाएगी। अब आते हैं टाइम एलोकेशन सर किस तरीके से किया जाए। रफली आपके पास 110 डेज है, राइट। तो आपको यहां से क्या करना चाहिए, आपको पहले एक 40 डेज का स्लॉट बनाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप 1 ग्रुप 2 वट एवर यू आर गिविंग। आपको 40 डेज का एक स्लॉट बनाना चाहिए, जिसके अंदर में आप दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। यू हैव टू मेक श्योर ये 40 की जगह 45 to 50 डेज भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पूरा का पूरा सब कुछ राइटिंग के थ्रू निकालना है। इसके बाद आपको 20 to 25 डे का एक और स्लॉट बनाना है, जिसके अंदर में आपने क्योंकि पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अब उतना टाइम तो लगने नहीं वाला, तो रिविजन नंबर 2 आपका 20 to 25 डेज का होना चाहिए, जिसके अंदर में आप अगेन दोनों ग्रुप या डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप आप क्या करेंगे, 10-10 या 12-12 दिन का टाइम एलोकेट करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और फिर इसी चीज को 25 से 30 दिन के अंदर में एक और टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा, जहां पे आप सेम चीज क्या कर रहे होंगे, वापस कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो इस तरीके से आपके 3 रिवीजन आज भी पॉसिबल है, अगर आप ढंग से कर ले तो। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सबसे ज्यादा गड़बड़ ये की कि एग्जाम में सीधा जाके एमसीक्यू दिया। क्यों भाई? जब आपको पता था आपका 30% पोर्शन जो है ये एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड हो रहा है, एज द केस में भी, या सर्टेन नंबर ऑफ पोर्शन आपका एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड हो रहा है, तो इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके जाए। आपसे गड़बड़ कहां होती है आपको पता है? क्वेश्चन रीडिंग। हाँ, यहां बहुत टाइम जाता है और मैक्सिमम प्रोफेशनल बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है ये 1 पेज का आ रहा है, अब 1 पेज आप लाइन बाय लाइन पढ़ते बैठोगे तो नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले से क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप जितने क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन को रीड करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये प्रैक्टिस होगी कि जल्दी जल्दी ओवरव्यू हम कर ले पेपर को, कि पेपर में दिया क्या है। एट द सेम टाइम आपको रोज डेली बेसिस पे
हर सब्जेक्ट के 3 से 4 एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, ताकि एग्जाम डे तक के आप मोर देन 300-400 एमसीक्यू ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो एटलीस्ट चांसेस है कि उसके 10% 15% नियर बाय एमसीक्यू आपको हिट कर दे। आप सीधा पेपर में जाकर के अगर एमसीक्यू करेंगे सर कैसे होने वाला है, नहीं होने वाला। तो ये है वो कुछ गड़बड़ और कुछ टिप्स जो आपको आपके एग्जामिनेशन के पहले सुधार देनी चाहिए। और हाँ, डायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक, इनडायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक मेरा यशवंत सर का ऑलरेडी आ चुका है। दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस सब्जेक्ट डीटीए 9DT, आप लोग ये फास्ट ट्रैक ले सकते हैं। और हाँ, इन टिप्स को जेन्युइनली फॉलो करो और ये फॉलो करके क्या करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। मैं जेन्युइनली चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, पास हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चार्ट रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर दिए है, ऑडियो रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, और इंडिविजुअल टेस्ट पेपर्स भी हमने हमारे ड्राइव पे अपलोड कर दिया। अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है तो गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।